हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप 8 फरवरी को एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू वैसे ही दिखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगा और उसका जवाब भी दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं क्लास लूँगा, जो भी कुछ अपडेट होगा, मैं आपको इस चैनल के ही थ्रू दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा सेम या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आएगा। उसमें लिखा रहेगा क्या, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा आपका ये एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान। आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा 120, और यहाँ पे आपका सीरियल बुकलेट सेट का कोड होगा, बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा होगा। और इसमें कुल आपका प्रश्न जो है 96 होंगे। 96 में से आपका जो 70 जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 20 और 6 26 जो होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आपको टोटल टाइम जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे आपका, ये मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। हाँ, एक बात और, आपको जो ये क्वेश्चन जो मिलेंगे, क्वेश्चन तो होंगे 70, लेकिन इस 70 में से आपको 35 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, 70 में से 35 क्वेश्चन ही करना है। आप उसी क्वेश्चंस को अटेंड करें जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, नहीं ये हमारा क्वेश्चंस का जो आंसर है 100% सही है, तो उसी को आप सही करें, मतलब उसी को आप इंक्लूड करें। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क हम आपको मिलेंगे, यानी जितने क्वेश्चन आपका सही होगा उसमें एक एक नंबर जुड़ते चला जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक महत्व वाले पौधों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ग्रो इन अ पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया कॉल्ड। तो इसको हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फसल, यानी कि क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2, धरती के सभी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाने पर क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द वेजिटेशन ऑन अर्थ इज डिस्ट्रॉय। देखिए, अगर सारे वनस्पतियों को हम नष्ट कर दें तो क्या होगा, तो आपको समस्त जीव खत्म हो जाएंगे, यानी कि ऑल लिविंग बींग विल डिस्ट्रॉय, मतलब जितने भी आपका जो सजीव चीज़ें हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी जो होती है वेजिटेशन पे ही डिपेंड करता है, और हम लोग भी जिस पे डिपेंडेंट होते हैं वो हमारा वनस्पति ही है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किस ऋतु में वातावरण में ऊंचा तापमान व आर्द्रता होती है। तो ये आपका हो जाएगा खरीफ। क्या हो जाएगा आपका, खरीफ। तो आप खरीफ। ठीक है, इन विच सीजन देर इज ए हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, खरीफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन मालवेसी कुल का फसल है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्रॉप ऑफ मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली का इसमें कौन सा क्रॉप है, तो आपका हो जाएगा जूट, पटसन। क्या हो जाएगा आपका, पटसन, यानी कि जूट। क्वेश्चन नंबर 5, कपास के चारा और किस फसल को लगाकर, यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कपास के चारों ओर किस फसल को लगाकर कॉटन रेड बग का नियंत्रण करते हैं।
यानी कि रेड कॉटन बग इज कंट्रोल बाय प्लांटिंग विच क्रॉप अराउंड कॉटन। तो ये आपका हो जाएगा लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। इसको ओकरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, OKARA, क्या कहते हैं, OKRA, यानी कि ओकरा भी कहते हैं भिंडी को। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। क्वेश्चन नंबर 6, किस फसल से इथेनॉल प्राप्त किया जाता है? इथेनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच क्रॉप। इथेनॉल जो है हम पोटैटो से भी हम प्राप्त कर सकते हैं और शुगर कैन यानी कि गन्ना से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A and B। यानी कि क्या बोला है कि इथेनॉल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इथेनॉल जो हम आलू और गन्ना दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आलू और गन्ना दोनों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इथेनॉल जो हमारे किससे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गहरी जड़ वाली फसल है यानी कि डीप रूटेड क्रॉप इज। डीप रूटेड क्रॉप कौन सा होता है? तो डीप रूटेड क्रॉप जो होता है आपका होता है अरहर। अरहर, इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, पिजन पी। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, पिजन पी यानी कि अरहर। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की खदान फसलों में सबसे महत्वपूर्ण कौन फसल है? विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप अमॉन्ग द सीरियल्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो बोल रहा है कि बिहार के खदानों में फसल सबसे महत्वपूर्ण कौन सा फसल है? तो आपका हो जाएगा क्या, धान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैडी। देखते हैं ना, धान की जो बोरी होती है, जो हम बीज लाते हैं बीज भंडार से खरीद के, उस पर लिखा क्या रहता है, पैडी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में धान की उत्पादकता कितना है? व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ पैडी इन बिहार। तो बिहार में जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि कितना उत्पन्न हो रहा है, वो जो होता है 1947 kg के आसपास होता है। तो हमारा क्या ऑप्शन लगा देंगे, 2025 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 2025 चल रहा है तो 2025 हेक्टेयर लगा, kg पर हेक्टेयर लगा देंगे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे कि बिहार की जो प्रोडक्टिविटी है क्या चीज़ की, पैडी मतलब धान की, कितनी है, तो 2025 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 10, मान्यता के अनुसार गेहूं किसके द्वारा भारत लाया गया? आर्य द्वारा, अंग्रेज द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। तो आपका जो ये आर्यंस जो थे ना, आर्यंस, इन्हीं के द्वारा जो ये गेहूं था वो भारत लाया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं का कचरा कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कट वर्क ऑफ व्हीट। तो ये आपका हो जाएगा ये 11 का, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कट वर्क ऑफ व्हीट। करेक्ट, कट वर्क ऑफ व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये होता है आपका एग्रीटिस। ठीक है, एग्रीटिस इप्सिलॉन। ठीक है, एग्रीटिस इप्सिलॉन, एग्रीटिस इप्सिलॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फिर हम आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, आप रटते जाइएगा। इसका PDF जो है मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा आंसर के साथ में, आप उसको लिंक निकाल के और पूरी रट ही लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। हो सके तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। QPM क्या है? व्हाट इज QPM? QPM क्या है? अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, QPM का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है, कुछ मालूम है? तो QPM का जो फुल फॉर्म होता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्या होता है? क्वालिटी Q से क्वालिटी, P से प्रोटीन, M से मेज। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, मेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मक्का यानी कि मेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। QPM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्वेश्चन नंबर 13, किस फसल में वायुमंडल के असंयुक्त नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करते हैं? इन विच क्रॉप द अनकम्बाइंड नाइट्रोजन ऑफ एटमोस्फेयर इज फिक्स्ड इन द सोइल। ये हो जाता है आपका पल्सेस यानी कि दलहन फसल। ठीक है, कौन सा, दलहन फसल। इस पल्सेस को हम लेगुम्स भी कहते हैं, क्या, लेगुमिनस प्लांट या लेगुम्स भी कहते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी दलहन की पैदावार संसार का 90% भारत में होता है? इन 90% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ विच पल्सेस इज प्रोड्यूस इन इंडिया।
ये जो अरहर जो होता है क्या अरहर, हाँ, ये जो अरहर जो होता है, क्या हमारे पास ये जो अरहर अरहर जो होता है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में ही उगाया जाता है, और इंडिया में कहाँ, बिहार में। ठीक है। तो दुनिया का जो जितनी पैदावार होती है अरहर की, 90% पैदावार जो होती है हमारे इंडिया में ही होता है। 15, मसूर की खेती किस जलवायु में होती है, यानी कि इन विच क्लाइमेट लेंटिल कल्टीवेशन इज डन, यानी कि कौन सी क्लाइमेट में, तो हो जाएगा सितृषा, यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट। कौन से क्लाइमेट में, टेम्परेट क्लाइमेट में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन ताल क्षेत्र का एक प्रमुख फसल है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर क्रॉप ऑफ ताल रीजन। तो ताल रीजन का जो मेजर क्रॉप जो है ये आपका होता है शुगर कैन, यानी कि गन्ना। क्या हो जाएगा, शुगर कैन। क्वेश्चन नंबर 17, मटर का उत्पत्ति स्थल अनुमानित कहाँ है, यानी कि मटर जो है उसकी उत्पत्ति का स्थल अनुमानित कहाँ है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, हर जगह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सम्राट एवं सोना किसका अनंत प्रभेद है। ठीक है। सम्राट एंड सोना आर इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, तो कौन सी क्रॉप का जो वैरायटी इम्प्रूव वैरायटी है, स्मार्ट एंड सोना, स्मार्ट एंड सोना। तो ये हो जाएगा आपका पी, मतलब कि मटर। क्या हो जाएगा, मटर। मटर जो है क्या तरह का, स्मार्ट सोना क्या हो जाएगा आपका आंसर, मटर। ठीक है। इस मटर का साइंटिफिक नाम क्या होता है, पिजम सटाइवम। क्या होता है, पिजम सटाइवम, जिसको किसने यूज किया था, मेंडल ने। इसको यूज किया था जेनेटिक में मेंडल ने। निम्नलिखित में से किसकी खेती की बिहार में अपार संभावना है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर कल्टिवेशंस इन बिहार। तो ये आपका हो जाएगा पैडी, मतलब कि धान की खेती। क्या हो जाएगा, पैडी, यानी कि धान की खेती। क्वेश्चन नंबर 20, सरसों की खली किसे नहीं खिलाया जा सकता है, यानी कि मस्टर्ड केक कैन नॉट बी फीड टू इट। करे कि ये खली क्या होती है, यानी कि मस्टर्ड का जो केक बन रहा है ये क्या होता है। करे जब जैसे कि मस्टर्ड होती है, यानी कि सरसों जो होता है, जब इसको हम लेके जाते हैं उसमें से तेल निकालने के लिए, तेल निकल जाता है, उसके बाद जो भी बाहर जो मतलब कि उससे जो भी निकलता है, मतलब कि इसको हम खरी कहते हैं, इसको हिंदी में या भोजपुरी में हम लोग उसको खरी कहते हैं। जो खरी निकलता है उसको हम किसको नहीं खिला सकते, तो किसको खिलाते हैं हम, गाय को खिलाते हैं, लेकिन मुर्गी को खिला सकते हैं नहीं, सुअर को नहीं। हमारा क्या हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी। अब याद रखेंगे क्या, मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली किसे कहते हैं, खरी को। जो तेल निकालने के बाद जो हमारा आपका जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, खरी कहते हैं। गाय भैंस को हम खिलाते हैं उसको, ताकि अच्छा से खाती है गाय भैंस उसे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सरसों का बीज दर है, यानी कि सीड रेट ऑफ मस्टर्ड इज। तो याद रखेंगे क्या होता है, 5 kg पर हेक्टेयर। क्या हो जाता है ये, 5 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 22, तीसी का वनस्पति नाम क्या है, व्हाट इज द क्या बोटेनिकल नेम ऑफ लेंस सीड। तो लेंस सीड का जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है आपका लाइनम यूसी टार्टिसियम, यानी कि लीनम यूसी टार्टिसियम एल। ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तीसी का वनस्पति नाम क्या हो जाएगा, लीनम यूसी टार्सियम। ठीक है। इसका आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि साबुन एवं प्रसाधन उद्योगों में किसका उपयोग होता है, यानी कि विच इज यूज्ड इन सोप एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यानी कि सोप एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या यूज होता है। तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, सूरजमुखी को यूज कर सकते हैं, यानी कि सनफ्लावर का यूज करते हैं, किसके लिए, फ्रेगनेंस, यानी कि सुगंध के लिए, ताकि अच्छा मानते हैं ना थोड़ा सा सनफ्लावर, इसको यूज कर सकते हैं, ऑयल के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अब कह रहा है कि शरतकालीन गन्ना का रोपाई का समय क्या होता है। तो ये गन्ना के रोपाई का जो समय जो होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा कि हम इसका गन्ना की रोपाई जो है 15 अक्टूबर से लेकर
30 नवंबर तक करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ज़्यादा करके हम 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक गन्ना की खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि ये जो गन्ना की जो रोपाई होती है उसमें कितने आँख वाली गिलिया उपयोग करना चाहिए। तो हाउ मेनी आइड गर्ल्स शुड बी यूज्ड इन शुगर कैन प्लांटेशन। तो हम इसमें 2 गिलिया जो है, 2 आँख वाली गिलिया जो है, 2 आँख वाली गिलिया को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं रोपाई के समय में। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में जूट की खेती किस क्षेत्र में होती है। इन विच एरिया इज जूट कल्टीवेशन इन बिहार। तो ये आपका होता है कोसी क्षेत्र में। क्या हो जाएगा आपका, कोसी क्षेत्र में जूट की खेती होती है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि कैप्सुरस किसका प्रकार है, यानी कैप्सुरस इज अ टाइप ऑफ विच प्लांट। तो कैप्सुरस जो होता है ये जूट का प्रकार है, यानी कि जूट का टाइप है, ठीक है। क्या किसका टाइप है, जूट का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि किस चारा फसल की कटाई केवल एक बार की जा सकती है, यानी कि विच फूडर क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड ओनली वंस। यानी कि किसकी, तो हो जाएगा मक्का की, यानी कि मेज मतलब मकई का, ठीक है। हम एक बार ही कटाई करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि किस फसल की खेती चारे एवं अनाज दोनों के लिए करते हैं, यानी कि फिच क्रॉप इज कल्टिवेटेड फॉर बोथ फूडर एंड ग्रेन्स। यानी कि क्या बोलते हैं, चारा क्या होता है, गाय भैंस को खाने वाला जो खाना होता है उसको हम चारा कहते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं और अनाज के लिए भी यूज करते हैं। तो ये हो जाता है आपका मकई, मेज। करिए मेज का जो पत्ता होता है हम उसको गाय भैंस को खिला देते हैं, और जो मकई का दाने होते हैं, ग्रेन जो होते हैं, हम खुद अपने लिए यूज करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ ग्रेन, मतलब अनाज की तरह, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेज। क्वेश्चन नंबर 30। संकर नेपियर्स प्लस बारसेम किस फसल की पद्धति का उदाहरण है, यानी कि हाइब्रिड नाइपर एंड बरसेम इज एग्जाम्पल ऑफ विच क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये जो होता है एक तरह का इंटर क्रॉपिंग सिस्टम होता है। कैसा, क्या कौन सा सिस्टम होता है, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम। आप कहेंगे सर इंटर क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो इंटर क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप को एक साथ हम ग्रो कराते हैं, यानी कि 2 क्रॉप जो होता है, 2 फसल जो होता है, 2 फसल को हम एक साथ ग्रो कराते हैं, और एक समय में और एक टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। किसी क्षेत्र विशेष में लगे सभी फसल प्रणालियों को जोड़ को क्या कहते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्टेड इन द रिपोर्टेड एरिया इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मिश्रित खेती किस क्षेत्र में उपयोगी है, यानी कि विच एरिया इज मिक्स क्रॉप यूजफुल। तो मिक्स क्रॉप में जो होता है ये इन नॉन इरिगेटेड रीजन, यानी कि असिंचित क्षेत्र, यानी कि मिश्र खेती किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो हो जाएगा असिंचित क्षेत्र, यानी कि नॉन इरिगेटेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या है, कंजम्पैटिव यूज ऑफ वाटर को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज नॉन एज वाट। तो इसको हम जाने जाते हैं क्या, इवो ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं इसको, इवो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पौधों के कृंतक अवस्था में किसकी अतिरिक्त आवश्यकता होती है, इन विच एडिशनल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्लांट। तो आपका क्रिटिकल स्टेज में जो है प्लांट का इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर का भी, यानी कि नमी का भी, पोषक तत्वों की, इसको भी, न्यूट्रिएंट्स को भी, यानी कि A and B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A and
बी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि भूमि में नमी की गणना किस यंत्र से की जाती है? देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सोयल मॉइस्चर। देखिए, सोयल मॉइस्चर्स को मेजर करना है तो हम कौन सा यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? तो इसमें हमारे पास क्या आता है? ईरोमीटर। क्या आता है? ईरोमीटर। ईरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हम जिसको यूज करते हैं सॉयल यानी कि मिट्टी का मॉइस्चर्स को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। गेहूं और मक्का के लिए IWCPE कितना निर्धारित है? व्हाट इज द IW और CPE फिक्स्ड फॉर द वीट एंड मेज? ये IW एंड CPE क्या होता है? IW का मतलब होता है इरिगेशन वाटर और CPE का मतलब होता है क्रॉप पोटेंशियल इवो ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ये जो होता है किसका पूछा है? गेहूं और मक्का का। तो गेहूं और मक्का का जो होता है ये आपका हो जाता है 0.8। तो याद रखेंगे क्या कि क्या वीट और मेज यानी कि गेहूं और मक्का का जो IW और CPE जो होता है ये 0.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा सिंचाई विधि विज्ञान की यांत्रिक विधि का नमूना है? विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल मेथड ऑफ साइंस? तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ड्रिप मेथड। क्या हो जाएगा? ड्रिप मेथड। क्या हो जाएगा? ड्रिप मेथड। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। जड़ों में एनारोबिक रिस्पायरेशन को कैसे रोका जा सकता है? यानी कि बोल रहा है कि जड़ों में एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो कैसे हम उसको रोक सकते हैं? उसको रोकने के लिए क्या हम करेंगे? जो जल है उसका बाहर निकाल देंगे, यानी कि क्या कर देंगे? इसका ड्रेनेज, यानी कि जो जल है मिट्टी के अंदर उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो बोला क्या है? जड़ों में जो एनारोबिक रेस्पायरेशन को कैसे रोका जा सकता है? तो जल निकास द्वारा, यानी कि जल के निकास के द्वारा। हाउ कैन एनारोबिक रेस्पायरेशन इन रूट्स कैन बी प्रिवेंटेड? बाय ड्रेनेज। क्या? बाय ड्रेनेज। क्या? बाय क्या? ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर भारत में क्षारीय मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय। करे बाई व्हाट नेम आर अल्कलाइन सोयल नॉन इन नॉर्थ इंडिया? तो नॉर्थ इंडिया में जो अल्कलाइन सोयल है, अल्कलाइन सोयल को नॉर्थ इंडिया में किससे जाना जाता है? तो नॉर्थ इंडिया में जो है इसको हम इसको हम जाने जाते हैं कलर सोयल, यानी कि कलर सोयल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न फसल में से कौन लवण सहिष्णु है, यानी कि टॉलरेंस है? ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज साल्ट टॉलरेंट? यानी कि कौन सा इसमें जो क्रॉप है वो साल्ट को टॉलरेट कर सकता है? तो साल्ट को कौन टॉलरेट कर सकता है? मूंग। साल्ट मतलब होता है नमक, उसको कौन टॉलरेट कर सकता है? क्योंकि उसमें सह सकता है। ये हो जाएगा आपका ग्रीन ग्राम, यानी कि मूंग। कैसा होता है ग्रीन ग्राम? इसलिए बोलते हैं वो हरा कलर का ही होता है। दुर्बल अम्लीय सोयल का pH होता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक सोयल हैज़ अ pH ऑफ। स्लाइटली एसिडिक सोयल का जो pH होता है ये 5.5 से कितना? 5.5 से ये होता है 6.5। इसमें कौन सा हो जाएगा? 5.7, 6.7। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 5.7। ठीक है, इसी के बीच में होता है। तो स्लाइटली एसिडिक सोयल हैज़ अ pH, यानी कि दुर्बल अम्लीय मृदा का pH होता है क्या होता है? 5.7 होता है। याद रखें कितना? 5.5 से 6.5। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है? गेहूं के खेती में यदि कहीं कहीं धान उग जाए तो उसे क्या कहेंगे? यानी कि व्हाट शुड यू कॉल इट इफ पैडी ग्रोज हियर एंड देयर इन अ व्हीट फील्ड?
उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक तरह का क्या? खरपतवार। क्या कहेंगे उसको हम? एक तरह का क्या कहेंगे कि वो क्या है? एक तरह का वीड्स है, यानी कि खरपतवार है भाई। मैंने उसको उगाया नहीं, अपने से जम गया ना, तो उसको कहेंगे क्या? वीड्स, यानी कि खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका बीज 20 से 40 वर्ष बाद भी उग सकता है? यानी कि हुज सीड्स अमॉन्ग द फ्लोइंग कैन जर्मिनेट इवन आफ्टर 25 to 40 ईयर्स। तो ये जो होता है बथुआ, बथुआ जानते होंगे ना, जिसको हम साग भी बोलते बिहार में। जैसे कुछ कुछ साइड में हम लोग, जैसे हमारे साइड में भी है, तो जैसे चंपारण क्षेत्र में इसको बथुआ को हम साग बना के भी खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये बीज जो है, अगर ये बीज अगर खेत में गिर जाता है या इसको कहीं हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं, तो 20 साल 25 से 40 साल के बाद ही हम इसको क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि बथुआ का सीड्स जो है, यानी कि बथुआ का बीज जो है, हम 25 साल के बाद भी उगा सकते हैं, 40 साल के बाद भी उस सीड्स को उगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निम्न में से कौन काल का खरपतवार है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ समर वीड्स, यानी कि समर वीड्स इसमें से कौन है? मोथा, पीला धतूरा, बीज खपड़ा, पत्थर। तो इसमें आपका हो जाएगा 44 का पीला धतूरा। क्या हो जाएगा आपका? पीला धतूरा। पीला धतूरा जो है क्या? एक तरह का समर वीड्स है। क्या एक तरह का समर वीड्स है। 45, निम्न में से कौन आलू परिवार का खरपतवार है? आलू जानते हैं ना, सोलेनेसी फैमिली। आलू मतलब जब भी आलू याद आए, सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो इसका जो होता है खरपतवार, इसको हम बोलते हैं मकोई। क्या बोलते हैं इसको? हम मकोई बोलते हैं। और इस मकोई को हम सोलनम नाइग्रम, ये जो होता है आपका आलू, इसको हम कहते हैं सोलनम नाइग्रम। ठीक है, सोलनम नाइग्रम एक तरह का, और ये जो होता है मकोई एक तरह का वीड्स होता है इन सोलोनेसी फैमिली में। किसमें? सोलोनेसी फैमिली में एक तरह का क्या होता है? वीड्स होता है। तो फीच ऑफ द फ्लोइंग इज द वीड्स ऑफ सोलोनेसी फैमिली। सोलोनेसी फैमिली का वीड्स कौन होता है? घास खरपतवार कौन सा होता है? तो आपका हो जाता है क्या? मकोई। कौन सा हो जाता है? मकोई हो जाता है। केचुए की आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि केचुए की खाद के अर्क को क्या कहते हैं? व्हाट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्ट कॉल्ड। तो वर्मी कंपोस्ट के खाद को हम उसके एक्सट्रैक्ट को क्या कहते हैं? तो उसके एक्सट्रैक्ट को हम कहते हैं वर्मी वाश। क्या कहते हैं उसको? हम वर्मी वाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से कितना किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है? हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज सेव्ड बाय यूजिंग 1 किलोग्राम ऑफ राइजोबियम कल्चर। तो ये हो जाता है आपका 1 kg। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1 kg। क्या हो जाएगा? 1 kg। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है। अब कह रहा है कि 48 में कि निषेध विधि से किसे बनाया जा सकता है? यानी व्हाट इज फॉर्म्ड बाय नेप्ट मेथड, यानी कि निषेध विधि, यानी कि नेप्ट मेथड से हम क्या बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं क्या? कंपोस्ट मैन्योर, मतलब कंपोस्ट का क्या? खाद। क्या बना सकते हैं हम? कंपोस्ट, यानी कि कौन सा कंपोस्ट? यानी कि कंपोस्ट मैन्योर, मतलब कंपोस्ट खाद। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है कि जो ये जल फरन प्रबंधन के लिए सही है, यानी कि करेक्ट वाटर शेड मैनेजमेंट इज। तो वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए क्या सही है? तो आपका हो जाता है जो मिट्टी क्षरण रोकना, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, यानी कि जो सोइल इरोजन जो हो रहा उसको रोकना एक तरह क्या है? करेक्ट फॉर वाटर शेड मैनेजमेंट। यानी कि जो हम क्या करें, मिट्टी को क्या करें? इरोज ना होने दे, टूटने ना दे। क्वेश्चन नंबर 50, आज भी अधिकांशतः वे कौन लोग हैं जो रीढ़ में जन्म लेते हैं और रीढ़ में ही जीवित रहते हैं और रीढ़ में ही मर जाते हैं? इवन टुडे हु आर मस्ट ऑफ दोज पीपुल हु आर बर्न लाइव इन डेप्थ एंड डाई इन डेप्थ। तो ये जो होते हैं एक तरह का स्मॉल फार्मर होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह का छोटा किसान होते हैं जो डेप्थ में, यानी कि रीढ़ में जन्म लेते हैं और रीढ़ में ही जीवित रहते हैं और रीढ़ में ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52, 1 से 2 हेक्टेयर जोत वाले किसान को क्या कहते हैं?
तो 1 से 2 हेक्टेयर जो किसान खेती करते हैं, जोतते हैं, उसको हम कहते हैं वीक फार्म, उससे हम कहते हैं क्या, 1 से 2 हेक्टेयर है ना। तो 1 से 2 हेक्टेयर में आपका हो जाएगा आपका लघु किसान। क्या हो जाएगा? लघु किसान। क्या हो जाएगा? लघु किसान यानी कि स्मॉल फार्मर। क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू कॉल अ फार्मर हु हैज़ 1 से 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो हो जाएंगे क्या? स्मॉल फार्मर। क्या हो जाएंगे? ये स्मॉल फार्मर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, कृषि विपणन किसका मूल अस्त्र है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज द मेन वेपन ऑफ। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो किसका मेन वेपन है? ठीक है, तो ये जो मेन वेपन जो होता है ये वीक फार्मर का होता है, यानी कि जो वीक फार्मर होते हैं, निर्बल किसान होते हैं, मतलब कि गरीब किसान होते हैं, जिनके पास खेती कम होती है, उनके पास ये एग्रीकल्चर की मार्केटिंग जो होती है एक तरह का क्या होता है? मेन वेपन होता है, ताकि वो अपने उसको बेच के अपना पोषण चला सके। क्वेश्चन नंबर 54, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम फल के सेवन की संतुष्टि की गई है? तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ फ्रूट इज रिकमेंडेड टू बी कंज्यूम डेली टू कीप द बॉडी हेल्थी। करें कि हमको बॉडी को हेल्थी रखना है तो कितने ग्राम ऑफ फ्रूट हमको रोज़ लेनी चाहिए? तुमको रोज़ जो है 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम फ्रूट हमको रोज़ लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 150 ग्राम फ्रूट में क्या होता है, एक तरह के इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारे चीज़ भरे पड़े हुए रहते हैं, इसलिए ज़रूरत हो जाता है हमारे बॉडी के लिए, नॉर्मल ग्रोथ, फंक्शन एंड सेल डिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, अंगूर किस प्रकार का फल है? व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज अ ग्रेप। करें ग्रेप जो होता है, अंगूर जो होता है, किस तरह का फ्रूट है? तो ग्रेप अंगूर जो होता है एक तरह का टेम्परेट, एक तरह का क्या होता है? टेम्परेट। एक क्या होता है? एक तरह का टेम्परेट फ्रूट है। क्या है? एक तरह का टेम्परेट फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 56, बहुवर्षीय सब्जी का उदाहरण है? परवल, टमाटर, फूलगोभी, प्याज। तो बहुवर्षीय जो सब्जी जो होती है उसका उदाहरण कौन सा होता है? परवल। क्या हो जाएगा उसका उदाहरण? परवल हो जाएगा। करीब इट इज एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल वेजिटेबल। कौन हो जाएगा? पॉइंटेड ग्राउंड। क्या हो जाएगा? ये पॉइंटेड ग्राउंड। इसको हम क्या कहते हैं? परवल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सेवरल ईयर तक, यानी कि सालों साल तक, क्योंकि जब इसमें होती है लती जानते हैं ना, कि एक तना जानते होंगे, स्टेम, तो लती जो होती है टेंड्रिल, तो जैसे हम परवल को मतलब सिंचाई कर देते हैं तो उससे लती निकलती है, उसको काट काट के लगाते रहो, सालों साल तक जाएगा। 57, फल पौधों को शुरुआती अवस्था से काट छाँट कर मजबूत करने को कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रिंगेंट फ्रूट प्लांट बाई प्रूनिंग दैम फ्रॉम अ इनिशियल स्टेज। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं क्या? सधाई। क्या कहते हैं इसको? हम सधाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सधाई कहते हैं। फिर जब हम क्या करते हैं, शुरू में जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसमें जो स्टेम होते हैं, मतलब तना जो होता है, हम उसको काट देते हैं बार बार। क्यों? ताकि उसको मजबूती बाद में उसको प्राप्त करें। उसको क्या करके उसको, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सधाई कहते हैं। सधाई यानी कि ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 58, पला से संबंधित अधिक कौन सा फल वृक्ष प्रभावित होता है? अगर जो पला होता है, मतलब विंटर सीजन में जो पला गिरता है उससे कौन सा फल जो है प्रभावित होता है? विच फ्रूट ट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाई फ्रॉस्ट। ठीक है, तो जो पला से होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है ये आम होता है। क्या होता है? मैंगो होता है। उसका देखते होंगे ना पतिया जो देखते होंगे, उसका लीफ जो होता है मतलब कि गिरने लगता है ठंड होने के कारण ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? सबको पता है, जो नहीं जानता वो जान ले भाई, आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? आम होता है। कर व्हाट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। कर इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो क्या होता है भाई? ये होता है हमारे पास मैंगो। क्वेश्चन नंबर 60, अमरूद किस फल का, अरे यार, अमरूद किस कुल का फल है? यानी कि गावा बिलोंग टू फिश फैमिली। गावा किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है क्या?
माइटेसिया, क्या माइटेसी, क्या कौन सा, माइटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अमरूद जो होता है माइटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। 61 में हमारे पास कह रहा है कि किस फल को श्रीफल भी कहते हैं। विच फ्रूट इज कॉल्ड श्रीफल, यानी कि श्रीफल। कर जब भी आएगा श्रीफल, श्रीफल समझ रहे हो, श्रीफल हम किसी को प्रोवाइड करते हैं यानी कि देते हैं। जब भी देखते होंगे जैसे कि कोई चीफ गेस्ट आते हैं तो उनको हाथ में क्या बोलते हैं कि चीफ गेस्ट को श्रीफल से क्या करें, स्वागत करें। इसका मतलब क्या, श्रीफल क्या हो जाएंगे, उसको उसमें क्या देते हैं, कोकोनट यानी कि नारियल को देते हैं। क्या देते हैं हम, नारियल को देते हैं। देखते हैं ना जब पूजा पाठ होती है नारियल को फोड़ते भी हैं, क्या कहेंगे, उसको श्रीफल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, खजवा किस फल की किस्म है, यानी कि खजवा इज द वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, कौन से फ्रूट का वैरायटी है। तो ये खजवा जो होता है एक तरह का, ये अमरूद, क्या है, अमरूद, यानी कि गावा फ्रूट की वैरायटी है। करें, खजवा एक तरह का गावा फ्रूट की वैरायटी है। इसमें क्या होता है, खजवा का जो होता है क्वालिटी एंड टेस्ट जो होती है अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं लास्ट पैदान पे। काला गलन रोग किसमें होता है, यानी कि इन विच ब्लैक रूट डिजीज अगर। करें, ब्लैक रूट डिजीज किस में होता है, तो ब्लैक रूट डिजीज जो होता है ये होता है कलीफ्लावर में। किस में होता है, कलीफ्लावर में। तो याद रखेंगे कि ब्लैक रूट डिजीज जो होता है यानी कि काला गलन रोग जो होता है ये फूल गोभी में होता है, कलीफ्लावर में होता है। किसमें, कलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी में होता है। उसके बाद आता है हमारे पास 64, बैगन का वनस्पति नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल का बोटनिकल नेम क्या होता है, तो ब्रिंजल का बोटनिकल नेम जो होता है ये होता है सोलेनम मेलोजेना। क्या है, मेलोनजेना। ठीक है, सोलेनम मेलोनजेना। इसको हम एक प्लांट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। सोलेनम मेलोजेना किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। फैमिली बोटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, जिमीकंद के देसी किस्म में तीक्ष्णता का कारण है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द पंजेंसी इन द लोकल वैरायटी ऑफ एलिफेंट फूड। तो ये हो जाता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, हल्दी का अनंत प्रभेद है, यानी कि हल्दी का अनंत प्रभेद क्या है, तो ये हो जाता है हल्दी का अनंत प्रभेद जो है ये होता है निदिया। करें, नेदिया। क्या हो जाएगा, नेदिया। क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ टर्मेरिक। इम्प्रूव टर्मेरिक क्या हो जाएगा आपका, नेदिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस निर्माण के लिए आवश्यकता है, यानी कि रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन इज। ग्रीन हाउस को हमको कंस्ट्रक्ट करनी है तो क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हमको ट्रांसपोर्टेशन नियर बाई इसकी भी ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होगी, वाटर की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव, मतलब ऊपर जो दिया गया सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, लाल गुलाब का किस्म कौन है, विच इज़ द वैरायटी ऑफ रेड रोज, यानी कि लाल गुलाब का किस्म कौन है, वैरायटी कौन है। तो लाल गुलाब का जो वैरायटी होता है ये होता है आपका A1। क्या होता है, A1। क्या होता है आपका A1। क्या होता है A1। तो रेड रोज का जो वैरायटी होता है क्या होता है, A1 होता है। सारे चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन बहुवर्षीय केंद्रीय फल का पौधा है। तो ये यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल ट्यूबरस। क्या बोला, पेरिनियल ट्यूबरस फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डालिया। क्या हो जाता है, डहलिया। क्या हो जाता है, डहलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जनसंपर्क का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कंटेक्ट। तो पब्लिक कंटेक्ट का उदाहरण जो होता है एक तरह का चलचित्र, सिनेमा। हाँ, ये भी है, टूर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर चलचित्र यानी कि सिनेमा। ठीक है, तो आज का मेरा क्वेश्चन जो था 1 से 70 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है लगभग तीन सेट और मैं करवाऊँगा, 3 से 4 सेट और करवाऊँगा। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊँगा, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का। इसके लिए भी आप लोग रेडी रहेंगे।
तो 2 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको लिखना, नोट्स लिखना नहीं पड़ेगा। आपको सीधे करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप सीधे उसको PDF में निकलवाइएगा और निकालिएगा और उसको रट लीजिएगा। उसको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नोट्स खुद से बना कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीज़ करने में मेहनत लगती है ना, तो थोड़ा आप मुझे भी सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी जो भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे भी खुशी हो कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे भी कुछ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।